जिस पति को मोची समझकर छोड़ गई पत्नी, वह 10 साल बाद कलेक्टर बनकर पहुंचा पत्नी के गांव। और फिर जो हुआ। दोपहर के ठीक 12 बजे थे। जून की तपती धूप गांव की कच्ची गलियों को तवे की तरह गर्म कर चुकी थी। हवा चल तो रही थी, लेकिन उसमें ठंडक नहीं, आग थी। गांव के लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। चौपाल पर बैठे बुजुर्ग भी आज जल्दी घर लौट गए थे। पूरा गांव मानो सुस्त पड़ा था। तभी अचानक गांव के बाहर वाली सड़क पर धूल का एक बड़ा गुब्बार उठता दिखाई दिया। कुछ बच्चों ने दूर से आती सफ़ेद गाड़ियों को देखा तो शोर मचा दिया। अरे अरे, सरकारी गाड़ियां आ रही हैं। देखते ही देखते गांव के लोग घरों से बाहर निकलने लगे। औरतें अपने आंचल से धूप रोकते हुए दरवाज़ों पर शीरी आ खड़ी हुईं। किसान खेतों से लौट आए। कुछ ही मिनटों में पंचायत भवन के सामने भीड़ जमा हो गई। गाड़ियों का काफिला धीरे धीरे आकर रुका। सबसे आगे वाली चमचमाती सफ़ेद एसयूवी का दरवाज़ा खुला। एक लंबा, आत्मविश्वासी और प्रभावशाली युवक बाहर उतरा। सफ़ेद कुर्ता पायजामा, आंखों पर हल्का चश्मा और चेहरे पर ऐसा रुतबा कि उसे देखते ही सब लोग सम्मान से सीधे खड़े हो गए। गांव के प्रधान ने झुककर उसका स्वागत किया। नमस्कार कलेक्टर साहब। यह सुनते ही भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो गई। लेकिन उसी भीड़ में खड़ी एक महिला अचानक कांप उठी। उसके हाथ से पानी का लोटा गिर गया। आंखें फैल गईं, सांसें अटक गईं। वह अविश्वास से उस अधिकारी को घूर रही थी। उसके होंठ कांप रहे थे। वह बमुश्किल फुसफुसाई, राघव। हाँ, वह राघव ही था। वही राघव जिसे उसने 10 साल पहले यह कहकर छोड़ दिया था कि वह कभी कुछ नहीं बन सकता, क्योंकि वह एक मोची का बेटा है। आज वही राघव पूरे ज़िले का कलेक्टर बनकर उसके सामने खड़ा था। महिला का नाम सुनीता था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। 10 साल पहले का हर दृश्य उसकी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह घूमने लगा। उसे वह दिन याद आ गया जब उसने पहली बार राघव को देखा था। तब राघव सिर्फ 17 साल का था। वह गांव के किनारे बनी एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसके पिता हरिराम गांव के सबसे पुराने मोची थे। वे सड़क किनारे एक टूटी हुई छतरी के नीचे बैठकर लोगों के जूते चप्पल सिलते थे। सुबह से शाम तक मेहनत करते, लेकिन फिर भी घर में गरीबी का डेरा बना रहता था। राघव बचपन से अपने पिता के साथ बैठता था। वह ग्राहकों के जूते साफ करता, धागे पकड़ाता और फटे हुए तलवों पर गोंद लगाता। लेकिन उसकी ज़िंदगी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थी। उसके हाथों में भले ही जूते सिलने की सुई थी, मगर उसकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे। वह गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ता था और हमेशा अव्वल आता था। स्कूल के मास्टर जी अक्सर कहते थे, राघव, तू अगर मेहनत करता रहा तो एक दिन बड़ा अफसर बनेगा। लेकिन गांव वाले हंस पड़ते। अरे मास्टर जी, मुची का बेटा अफसर बनेगा, मजाक मत करो। कोई कहता, जिसकी औकात जूते सिलने की हो वह कुर्सी पर बैठकर हुकूमत करेगा। दूसरा ताना मारता। राघव सब सुनता था, मगर जवाब नहीं देता था, क्योंकि उसे मालूम था कि कुछ जवाब शब्दों से नहीं, कामयाबी से दिए जाते हैं। रात को जब पूरा गांव सो जाता, तब वह मिट्टी के तेल वाली लालटेन जलाकर पढ़ाई करता। उसकी माँ कमला कई बार कहती, बेटा आंखें खराब हो जाएंगी, थोड़ा आराम भी कर लिया कर। लेकिन राघव मुस्कुराकर जवाब देता, अम्मा, अभी बहुत लंबा सफ़र तय करना है। उसी गांव में सुनीता रहती थी। वह गांव के सबसे सम्मानित परिवारों में से एक की बेटी थी। सुंदर, पढ़ी लिखी और सपनों से भरी हुई। पहली बार उसने राघव को स्कूल की लाइब्रेरी में देखा था। जहां बाकी लड़के शोर मचा रहे थे, वहीं राघव एक कोने में बैठकर किताब पढ़ रहा था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसने सुनीता को आकर्षित कर लिया। धीरे धीरे दोनों की बातचीत शुरू हुई, फिर दोस्ती हुई, और कब वह दोस्ती प्यार में बदल गई, दोनों को खुद पता नहीं चला। शाम को नदी किनारे बैठकर वे घंटों बातें करते। राघव अपने सपनों की बातें करता और सुनीता बड़े ध्यान से सुनती। एक दिन राघव ने कहा, सुनीता, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, न पैसा, न ज़मीन, न बड़ा घर। बस एक सपना है कि एक दिन कुछ बनकर दिखाऊंगा। सुनीता मुस्कुराई और बोली, मुझे तुम्हारे सपनों पर भरोसा है। उस दिन राघव ने महसूस किया कि दुनिया चाहे उसका साथ छोड़ दे, लेकिन सुनीता हमेशा उसके साथ रहेगी। समय बीतता गया, दोनों का प्यार गहरा होता गया। लेकिन जब उनके रिश्ते की बात घर वालों तक पहुंची तो हंगामा मच गया। सुनीता के परिवार वाले इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। उन्हें लगता था कि एक मोची के बेटे से शादी करके उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी।
मगर सुनीता अड़ गई। आखिरकार बहुत विरोध के बाद दोनों की शादी हो गई। शादी साधारण थी, लेकिन दोनों बेहद खुश थे। शुरुआत के कुछ महीने किसी सपने की तरह गुजरे। छोटा सा घर था, मगर उसमें प्यार की कोई कमी नहीं थी। रात को दोनों छत पर बैठकर भविष्य के सपने देखते। राघव कहता, एक दिन मैं तुम्हें शहर में बड़ा घर दिलाऊंगा। सुनीता हंसकर कहती, मुझे घर नहीं, तुम्हारा साथ चाहिए। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। शादी के 1 साल बाद हरिराम की तबीयत खराब रहने लगी। दुकान की जिम्मेदारी पूरी तरह राघव पर आ गई। कमाई पहले से भी कम होने लगी। घर का खर्च बढ़ता जा रहा था। कई बार पूरे दिन की मेहनत के बाद सिर्फ 1200 रुपये ही हाथ लगते। शुरुआत में सुनीता ने सब कुछ सहन किया, लेकिन धीरे धीरे उसके भीतर शिकायतें जमा होने लगीं। गांव की दूसरी लड़कियां जब मायके आतीं तो महंगे कपड़े पहनतीं, सोने के गहने दिखातीं और अपने शहर वाले जीवन की बातें करतीं। सुनीता चुपचाप सब सुनती रहती। उसके मन में एक टीस उठने लगी। फिर रिश्तेदारों ने आग में घी डालना शुरू कर दिया। इतनी सुंदर लड़की थी, पता नहीं क्या सोचकर मोची के घर चली गई। कोई कहता, अगर किसी नौकरी वाले से शादी करती तो आज रानी बनकर रहती। दूसरा ताना मारता। शुरुआत में सुनीता इन बातों को नज़रअंदाज करती रही, लेकिन धीरे धीरे यही बातें उसके मन में घर करने लगीं। एक दिन वह बाजार गई। वहाँ कुछ औरतें उसे देखकर हंसने लगीं। उनमें से एक ने कहा, देखो मोची की बीवी आ गई, और बाकी सब ठहाके लगाने लगीं। उस दिन पहली बार सुनीता को अपने पति के पेशे पर शर्म महसूस हुई। घर लौटते समय उसके कदम भारी थे। उसका मन गुस्से और अपमान से भरा हुआ था। शाम को जब राघव काम खत्म करके घर लौटा तो उसके कपड़ों पर गोंद और धूल लगी हुई थी। वह हमेशा की तरह मुस्कुराया और बोला, आज तुम्हारी पसंद की मिठाई लाया हूँ। लेकिन सुनीता ने मिठाई का डिब्बा तक नहीं देखा। उसने ठंडी आवाज़ में पूछा, क्या पूरी ज़िंदगी यही काम करते रहोगे? राघव चौंक गया। उसने कहा, अभी हालात ऐसे हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश? सुनीता ने कटाक्ष किया। कब तक कोशिश करते रहोगे? लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। सब मुझे मोची की बीवी कहते हैं। यह सुनकर राघव के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसने शांत स्वर में कहा, काम कोई छोटा नहीं होता सुनीता, लेकिन समाज की नज़र में होता है। सुनीता लगभग चिल्ला पड़ी। उस रात पहली बार दोनों के बीच इतनी बड़ी बहस हुई। राघव पूरी रात जागता रहा। उसे लग रहा था जैसे किसी ने उसके दिल में खंजर घोंप दिया हो। उसे अपने पेशे से कभी शर्म नहीं आई थी, लेकिन आज पहली बार उससे एहसास हुआ कि जिस इंसान पर उसने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था, वही उसके संघर्ष को समझ नहीं पा रहा। अगले कुछ हफ्तों में हालात और ख़राब होते गए। सुनीता अब हर छोटी बड़ी बात पर नाराज़ हो जाती। राघव जितना समझाने की कोशिश करता, वह उतना ही दूर होती जाती। और फिर एक दिन ऐसा आने वाला था जो राघव की ज़िंदगी को पूरी तरह बदल देने वाला था। एक ऐसा दिन जब उसका दिल टूटेगा, उसका संसार बिखर जाएगा और उसी टूटन से जन्म लेगा एक नया राघव। रात का अंधेरा पूरे गांव पर छा चुका था। आसमान में बादल उमड़ आए थे और दूर कहीं बिजली चमक रही थी। लेकिन उस रात राघव के घर के अंदर जो तूफान चल रहा था, वह बाहर के मौसम से कहीं ज़्यादा खतरनाक था। मिट्टी के छोटे से घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। सुनीता एक कोने में बैठी थी और राघव दूसरी तरफ। दोनों के बीच मुश्किल से 10 कदम की दूरी थी, लेकिन उनके दिलों के बीच अब जैसे कई मीलों का फासला आ चुका था। राघव बार बार सुनीता की तरफ देख रहा था। उसे उम्मीद थी कि शायद वह पहले की तरह मुस्कुराकर उससे बात करेगी, शायद उसका गुस्सा शांत हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आखिरकार राघव ने चुप्पी तोड़ी। उसने धीमी आवाज़ में कहा, सुनीता, मैं जानता हूँ कि हालात मुश्किल हैं, लेकिन मैं हार नहीं मान रहा। मैं सब ठीक कर दूँगा। सुनीता ने उसकी तरफ देखा और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान उभरी जिसमें प्यार नहीं, तंज था। सब ठीक कर दोगे? उसने कहा। 2 साल से यही सुन रही हूँ, आखिर कब? राघव चुप हो गया, क्योंकि उसके पास उस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसके पास सिर्फ मेहनत थी, उम्मीद थी और सपने थे। लेकिन सुनीता अब सपनों पर विश्वास खो चुकी थी। अगले कुछ दिनों में उनके रिश्ते में दरार और गहरी होती चली गई। पहले जहाँ दोनों साथ बैठकर खाना खाते थे, अब चुपचाप अलग अलग बैठते।
पहले जहाँ छोटी सी बात पर हंसी गूंजती थी, अब घर में खामोशी गूंजती थी। एक शाम जब राघव दुकान से लौटा तो उसने देखा कि सुनीता बाहर बैठी हुई थी। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे वह काफ़ी देर से रो रही हो। राघव उसके पास बैठ गया। क्या हुआ? उसने पूछा। सुनीता कुछ पल चुप रही, फिर बोली, आज बाजार में फिर सबने मेरा मजाक उड़ाया। राघव का दिल बैठ गया। क्या कहा उन्होंने? उसने पूछा। यही कि मैं मोची की बीवी हूं, कि मेरी किस्मत खराब है, कि मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। यह कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। राघव ने उसका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन उसने हाथ झटक दिया। उस एक झटके ने राघव के दिल को भीतर तक तोड़ दिया। उस रात पहली बार उसे महसूस हुआ कि वह सुनीता को खो रहा है, लेकिन उसे अभी भी भरोसा था कि प्यार सब ठीक कर देगा। उसे नहीं पता था कि कुछ प्यार ऐसे भी होते हैं जो गरीबी के सामने दम तोड़ देते हैं। कुछ दिन बाद सुनीता के मामा शहर से आए। वे काफ़ी अमीर थे और अपने पैसे पर उन्हें बहुत घमंड था। उन्होंने घर आते ही चारों तरफ नज़र दौड़ाई और चेहरे पर नफ़रत भरी मुस्कान आ गई। रात को खाने के समय उन्होंने राघव से पूछा, तो बेटा, जिंदगी भर जूते ही सिलोगे? राघव ने सम्मान के साथ जवाब दिया, अभी यही काम करता हूँ, लेकिन आगे पढ़ाई भी कर रहा हूँ। मामा हंस पड़े। पढ़ाई? तुम्हारी उम्र के लोग नौकरी कर रहे हैं और तुम अभी भी सपने देख रहे हो। सुनीता चुप बैठी सब सुन रही थी। राघव के पिता हरिराम का सिर शर्म से झुक गया। लेकिन सबसे ज़्यादा चोट राघव को तब लगी जब उसने देखा कि सुनीता ने एक बार भी उसका पक्ष नहीं लिया। अगले दिन मामा ने सुनीता को समझाना शुरू किया, बेटी, जिंदगी प्यार से नहीं चलती। पैसा चाहिए, सम्मान चाहिए। सोच, अभी तेरी उम्र ही क्या है? पूरी जिंदगी ऐसे आदमी के साथ क्यों बर्बाद कर रही है? शुरुआत में सुनीता चुप रही, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में पहले से मौजूद शिकायतें और मजबूत होती चली गईं। हर दिन उसके भीतर एक नई नाराज़गी जन्म ले रही थी। फिर वह दिन आया जिसने राघव की दुनिया उजाड़ दी। शाम का समय था। राघव दुकान से लौटा तो उसने देखा कि सुनीता अपने कपड़े एक बैग में रख रही है। राघव घबरा गया। यह क्या कर रही हो? उसने पूछा। सुनीता ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, मैं जा रही हूँ। राघव को लगा जैसे उसके कानों ने कुछ गलत सुन लिया हो। कहाँ? उसने कांपती आवाज़ में पूछा। अपने मायके। लेकिन क्यों? इस बार सुनीता उसकी तरफ मुड़ी। उसकी आंखों में अब कोई नरमी नहीं थी। क्योंकि मैं इस जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ। मैं अब और गरीबी नहीं झेल सकती। राघव का गला सूख गया। तो हमारा प्यार? उसने पूछा। सुनीता की आंखों में एक पल के लिए हल्की बेचैनी उभरी, लेकिन अगले ही क्षण वह गायब हो गई। प्यार से पेट नहीं भरता राघव। यह शब्द किसी हथौड़े की तरह राघव के सीने पर गिरे। उसने आखिरी कोशिश की, बस थोड़ा वक्त और दे दो, मैं सब बदल दूंगा। लेकिन सुनीता अब फैसला कर चुकी थी। उसने बैग उठाया और दरवाजे की ओर बढ़ गई। तभी हरिराम उसके सामने आ गए। उनकी आंखें नम थीं। बहू मत जा, ये घर टूट जाएगा। लेकिन सुनीता नहीं रुकी। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुछ ही सेकंड में वह घर के बाहर थी और फिर अंधेरे में गायब हो गई। दरवाज़ा खुला रह गया और उसके साथ राघव की दुनिया भी। सुबह का सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि राघव अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा किताब खोलकर पढ़ रहा था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, क्योंकि पिछली रात वह सोया ही नहीं था। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उसके चेहरे पर अब टूटन दिखाई नहीं दे रही थी। वहाँ एक अजीब सी दृढ़ता थी, जैसे किसी ने उसके भीतर जलती हुई आग भर दी हो। सुनीता के शब्द अभी भी उसके कानों में गूंज रहे थे, तुम कभी कुछ नहीं बन सकते, तुम हमेशा मोची ही रहोगे। पहले यही शब्द उसके दिल को घायल करते थे, लेकिन अब वही शब्द उसकी ताकत बन चुके थे। उस दिन से राघव की ज़िंदगी का सबसे कठिन सफ़र शुरू हुआ। सुबह 4 बजे उठना, पढ़ाई करना, फिर पूरे दिन दुकान पर काम करना, शाम को घर लौटकर पिता की मदद करना और रात भर पढ़ाई करना उसकी दिनचर्या बन गई। कई बार थकान इतनी ज़्यादा होती कि किताब पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें बंद होने लगतीं, लेकिन जैसे ही उसे सुनीता की बातें याद आतीं, वह फिर से खुद को संभाल लेता। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते रहे। कोई कहता, देखो कलेक्टर साहब पढ़ाई कर रहे हैं। कोई हंसकर बोलता, अरे पहले जूते तो ठीक से सिलना सीख ले। लेकिन अब
राघव को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसने फैसला कर लिया था कि वह अपनी मंजिल तक पहुंचकर ही दम लेगा। धीरे धीरे उसने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी। गांव में कोई कोचिंग नहीं थी, पैसे भी नहीं थे, इसलिए वह पुरानी किताबें खरीदता, लाइब्रेरी से नोट्स लाता और खुद पढ़ता। कई बार तो किताब खरीदने के लिए उसे दिन भर ज़्यादा काम करना पड़ता। कई रातें ऐसी गुजरती जब वह भूखा सो जाता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उधर सुनीता अपने मायके में रह रही थी। शुरुआत में उसे लगा था कि उसने सही फैसला लिया है। उसके रिश्तेदार उसकी तारीफ करते थे कि उसने समय रहते अपनी ज़िंदगी बर्बाद होने से बचा ली। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि लोगों का व्यवहार बदल रहा है। वही रिश्तेदार जो पहले उसे सलाह देते थे, अब उसकी पीठ पीछे बातें करने लगे थे। पति को छोड़कर आई है, कोई कहता ऐसी लड़की पर कौन भरोसा करेगा, दूसरा बोलता। सुनीता को पहली बार महसूस हुआ कि समाज सिर्फ गरीब आदमी का नहीं, बल्कि गलत फैसले लेने वाले इंसान का भी मजाक उड़ाता है। फिर भी उसके अहंकार ने उसे राघव के पास वापस जाने नहीं दिया। इसी बीच राघव ने अपनी पहली बड़ी परीक्षा दी। उसने पूरे मन से तैयारी की थी। उसे विश्वास था कि वह सफल होगा, लेकिन जब परिणाम आया तो उसका नाम सूची में नहीं था। वह असफल हो गया था। कई मिनट तक वह परिणाम वाली सूची को देखता रहा। उसे विश्वास ही नहीं हुआ। महीनों की मेहनत, अनगिनत जागी हुई रातें और सारे सपने एक झटके में टूट गए थे। वह धीरे धीरे घर लौटा। उस दिन पहली बार उसे लगा कि शायद लोग सही कहते हैं, शायद उसकी औकात सच में इतनी ही है। लेकिन तभी उसके पिता हरिराम उसके पास आए। उन्होंने बेटे के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, हारने वाला वह नहीं होता जो गिर जाता है, हारने वाला वह होता है जो उठना छोड़ देता है। यह सुनकर राघव की आंखें भर आईं। उसी रात उसने फिर से किताब उठाई और पढ़ाई शुरू कर दी। अब वह पहले से ज़्यादा मेहनत करने लगा। समय बीतता गया। 1 साल और गुजर गया। उसने दूसरी परीक्षा दी। इस बार वह लिखित परीक्षा पास कर गया, लेकिन इंटरव्यू में असफल हो गया। जब यह खबर गांव में पहुंची तो फिर उसका मजाक उड़ाया गया। देखा, आखिर में वही हुआ जो होना था। लेकिन इस बार राघव नहीं टूटा, क्योंकि उसने समझ लिया था कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती। सफलता उन्हें मिलती है जो असफलता के बाद भी चलते रहते हैं। इसी दौरान एक और बड़ा झटका उसकी ज़िंदगी में आया। उसके पिता हरिराम की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई। डॉक्टर ने बताया कि उनका इलाज तुरंत कराना ज़रूरी है, लेकिन इलाज के लिए पैसे चाहिए थे और घर में पैसे नहीं थे। राघव ने अपनी जेब जमा की हुई सारी बचत निकाल दी, फिर भी रकम पूरी नहीं हुई। आखिरकार उसे अपनी माँ के कुछ पुराने गहने बेचने पड़े। इलाज शुरू हुआ, लेकिन बीमारी बढ़ती गई। एक रात अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए हरिराम ने राघव का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, अगर मैं न रहूं तो भी अपना सपना मत छोड़ना। राघव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, बाबा, आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन शायद हरिराम को सच पता था। कुछ दिनों बाद उन्होंने हमेशा के लिए आंखें बंद कर लीं। राघव की दुनिया फिर से उजड़ गई। पहले पत्नी छोड़कर चली गई थी और अब पिता भी चले गए थे। उस दिन उसे लगा कि भगवान उससे सब कुछ छीन लेना चाहता है। लेकिन अपनी माँ को देखकर उसने खुद को संभाला। अब उसके पास टूटने का अधिकार नहीं था, क्योंकि उसकी माँ को उसकी ज़रूरत थी। पिता की मौत के बाद जिम्मेदारियाँ और बढ़ गईं। दुकान भी संभालनी थी, माँ का ख्याल भी रखना था और पढ़ाई भी करनी थी। लेकिन राघव ने हार नहीं मानी। उसने दिन को और छोटा और रात को और लंबा बना दिया। वह पहले से ज़्यादा मेहनत करने लगा। कई बार तो वह 24 घंटे में सिर्फ 3-4 घंटे ही सोता। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। फिर एक दिन उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा दी और इस बार उसका चयन हो गया। जब परिणाम आया तो पूरे गांव में चर्चा फैल गई। पहली बार लोगों ने उसका नाम सम्मान के साथ लिया। लेकिन राघव यही नहीं रुका। उसके दिल में अभी भी एक बड़ा सपना जिंदा था। वह प्रशासनिक सेवा में जाना चाहता था। वह उस मुकाम तक पहुंचना चाहता था जहां से वह अपनी किस्मत ही नहीं बल्कि दूसरों की किस्मत भी बदल सके। इसलिए उसने नौकरी के साथ साथ संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी शुरू कर दी। यह सफ़र पहले से भी ज़्यादा कठिन था, लेकिन अब उसके भीतर वर्षों का अनुभव, संघर्ष और आत्मविश्वास था। दूसरी तरफ सुनीता की ज़िंदगी बिल्कुल अलग दिशा में जा रही थी। उसके परिवार वालों ने उसकी दूसरी शादी कराने की कोशिश की। कई रिश्ते आए, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से बात टूट गई। धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ने लगी और लोगों का नज़रिया बदलने लगा।
जो लोग कभी उसकी खूबसूरती की तारीफ़ करते थे, अब वही लोग उसे ताने देने लगे। कई रातें ऐसी होती जब वह अकेले बैठकर अतीत को याद करती। उसे याद आता कि कैसे राघव हर छोटी बड़ी बात पर उसका ख्याल रखता था, कैसे वह खुद भूखा रहकर उसके लिए मिठाई ले आता था, कैसे उसने कभी उसकी आंखों में आंसू नहीं आने दिए थे। और फिर उसे अपना वह दिन याद आता जब उसने कहा था, तुम कभी कुछ नहीं बन सकते। हर बार यह याद आते ही उसका दिल अपराध बोध से भर जाता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसे नहीं पता था कि जिस आदमी को उसने ठुकरा दिया था वह अब अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जीत के बेहद करीब पहुंच चुका है। और आने वाले कुछ महीनों में एक ऐसी खबर पूरे ज़िले में फैलने वाली थी जो न सिर्फ गांव वालों को चौंका देगी बल्कि सुनीता की दुनिया भी पूरी तरह बदल कर रख देगी। समय किसी के लिए नहीं रुकता। देखते ही देखते कई महीने बीत गए। राघव अब पहले वाला गांव का साधारण युवक नहीं रहा था। उसके चेहरे पर संघर्ष की रेखाएं थीं, लेकिन उन्हीं रेखाओं के बीच आत्मविश्वास की चमक भी दिखाई देती थी। वह दिन रात एक करके संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहा था। सुबह नौकरी, शाम को माँ की जिम्मेदारी और रात भर पढ़ाई। कई बार उसकी आंखें थककर बंद होने लगतीं, लेकिन उसके दिल में जलती आग उसे फिर जगा देती। उसे अपने पिता की आखिरी बात याद आती, अपना सपना मत छोड़ना। और फिर उसे सुनीता की आवाज़ सुनाई देती, तुम कभी कुछ नहीं बन सकते। यही दो आवाज़ें उसकी ज़िंदगी का ईंधन बन चुकी थीं। आखिरकार वह दिन भी आ गया जिसका उसे वर्षों से इंतज़ार था। संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित होने वाला था। पूरे दिन उसके हाथ कांपते रहे। जब उसने वेबसाइट खोली और सूची में अपना रोल नंबर देखा तो कुछ सेकंड तक उसे विश्वास ही नहीं हुआ। उसने दोबारा देखा, फिर तीसरी बार देखा। नंबर वही था, उसका चयन हो चुका था। राघव की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह सीधे अपनी माँ के पास भागा। माँ आंगन में बैठी सब्जी काट रही थी। राघव उनके पैरों में बैठ गया और रोते हुए बोला, तो अम्मा हो गया? माँ पहले कुछ समझ नहीं पाई। जब उन्हें सच्चाई पता चली तो उनकी आंखों से भी आंसुओं की धारा बह निकली। उस दिन वर्षों की मेहनत, दर्द, अपमान और संघर्ष आखिरकार जीत में बदल गए थे। पूरे गांव में खबर फैल गई। वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे आज उसके घर मिठाई लेकर पहुंच रहे थे। जो लोग कहते थे कि मोची का बेटा कभी कुछ नहीं बन सकता, वही लोग अब गर्व से कह रहे थे कि वह उनके गांव का बेटा है। लेकिन राघव के चेहरे पर न घमंड था और न बदले की भावना। उसने सिर्फ मुस्कुराकर सबका अभिवादन किया। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद जब उसकी पहली नियुक्ति एक ज़िले के कलेक्टर के रूप में हुई तो पूरे गांव में मानो त्योहार मन गया। गांव के स्कूल में उसका सम्मान किया गया। बच्चों को उसकी कहानी सुनाई गई। हर कोई उसकी सफलता की मिसाल देने लगा। लेकिन इस पूरे समय में एक इंसान ऐसा था जिसकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। वह थी सुनीता। जब उसने पहली बार सुना कि राघव प्रशासनिक सेवा में चयनित हो गया है तो उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने कई लोगों से पूछा। हर जगह से एक ही जवाब मिला, यह सच है। उस रात वह सो नहीं पाई। उसे बार बार वही दिन याद आता रहा जब उसने राघव से कहा था कि वह कभी कुछ नहीं बन सकता। उसे लगा जैसे उसकी कही हुई हर बात अब लौटकर उसे ही चोट पहुंचा रही है। लेकिन अब भी उसके लिए सबसे बड़ा झटका बाकी था। कुछ महीनों बाद खबर आई कि राघव उसी ज़िले का कलेक्टर बनकर आया है जिसमें उनका गांव पड़ता है। यह सुनते ही सुनीता के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। अब वह सिर्फ सफल नहीं हुआ था बल्कि उस पद पर पहुंच चुका था जिसकी कल्पना भी उसने कभी नहीं की थी। धीरे धीरे 10 साल गुजर गए। इन 10 वर्षों में गांव बहुत बदल चुका था। कच्ची सड़कें पक्की हो गई थीं, स्कूल बड़ा हो गया था, कई नए मकान बन गए थे। लेकिन कुछ चीज़ें नहीं बदली थीं। जैसे सुनीता का पछतावा, वह आज भी अकेली थी। दूसरी शादी की कई कोशिशें हुईं लेकिन कोई रिश्ता नहीं टिक पाया। समय के साथ उसकी सुंदरता फीकी पड़ गई थी, लेकिन उसके चेहरे पर सबसे गहरा निशान पछतावे का था। वह अक्सर सोचती कि अगर उस दिन उसने थोड़ा धैर्य रखा होता, अगर उसने अपने पति पर भरोसा किया होता, तो शायद आज उसकी ज़िंदगी कुछ और होती। लेकिन वक्त कभी पीछे नहीं लौटता। फिर वह दिन आया जिससे कहानी की शुरुआत हुई थी। जून की तपती दोपहर सरकारी गाड़ियों का काफिला गांव में दाखिल हुआ। पूरा गांव कलेक्टर साहब के स्वागत के लिए उमड़ पड़ा। जब राघव गाड़ी से उतरा तो गांव के लोगों ने तालियों से उसका स्वागत किया।
प्रधान ने उसे फूलों की माला पहनाई। बच्चे उसके साथ तस्वीरें खिंचवाने के लिए उत्साहित थे। राघव मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखें भीड़ में किसी को खोज रही थीं। शायद वह खुद भी नहीं जानता था कि वह किसे खोज रहा है। तभी उसकी नज़र एक कोने में खड़ी महिला पर पड़ी। समय जैसे अचानक रुक गया। वह सुनीता थी। 10 साल बाद दोनों की आंखें मिली। एक पल के लिए पूरा संसार जैसे थम गया। सुनीता का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। वह चाहकर भी नज़रें नहीं हटा पा रही थी। दूसरी तरफ राघव भी कुछ क्षणों के लिए स्थिर हो गया। उसके मन में एक साथ हजारों यादें उमड़ पड़ीं। नदी किनारे बिताए दिन, छोटे से घर की खुशियाँ, फिर झगड़े, अपमान, बिछड़ना और वह वाक्य जिसने उसकी ज़िंदगी बदल दी थी। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। अब वह सिर्फ राघव नहीं था, वह ज़िले का कलेक्टर था। उसने अपने चेहरे पर सामान्य भाव बनाए और आगे बढ़ गया। यह देखकर सुनीता का दिल टूट गया। जिस आदमी के दिल में कभी उसके लिए दुनिया भर का प्यार था, आज उसने उसे पहचान कर भी अनदेखा कर दिया था। पूरे दिन सरकारी कार्यक्रम चलते रहे। राघव ने गांव की समस्याएं सुनी, स्कूल का निरीक्षण किया और कई विकास योजनाओं की घोषणा की। हर जगह लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन सुनीता का ध्यान कहीं और था। वह सिर्फ एक मौका चाहती थी, एक मौका राघव से बात करने का, एक मौका अपनी गलती स्वीकार करने का। शाम होते होते उसका दिल बेचैन हो उठा। उसे महसूस हो रहा था कि अगर उसने आज बात नहीं की तो शायद ज़िंदगी भर मौका नहीं मिलेगा। आखिरकार उसने फैसला कर लिया। जैसे ही कार्यक्रम खत्म हुआ और राघव अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा, सुनीता भीड़ को चीरते हुए उसकी ओर बढ़ी। उसके कदम कांप रहे थे। दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था कि मानो सीने से बाहर निकल आएगा। राघव गाड़ी का दरवाज़ा खोलने ही वाला था कि पीछे से एक आवाज़ आई, राघव। यह वही आवाज़ थी जिसे उसने 10 साल से नहीं सुना था। जैसे ही यह आवाज़ उसके कानों में पड़ी, उसके कदम वहीं रुक गए। 10 साल, पूरे 10 साल बाद उसने यह आवाज़ सुनी थी। एक समय था जब यही आवाज़ उसके दिन की शुरुआत और रात की आखिरी खुशी हुआ करती थी। लेकिन आज इस आवाज़ में पहले जैसी मिठास नहीं थी। इसमें पछतावा था, दर्द था और एक ऐसी बेबसी थी जो सीधे दिल को छू जाती थी। राघव धीरे धीरे पलटा। सामने सुनीता खड़ी थी। उसकी आंखें नम थीं, होंठ कांप रहे थे, चेहरे पर समय की मार साफ दिखाई दे रही थी। कुछ पल के लिए दोनों एक दूसरे को देखते रहे। आसपास खड़े अधिकारी और गांव वाले भी यह दृश्य देखकर हैरान थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह महिला कौन है जिसने कलेक्टर साहब को नाम लेकर पुकार लिया। लेकिन गांव के पुराने लोग सब जानते थे। वे सांस रोक के खड़े थे। उन्हें महसूस हो रहा था कि आज 10 साल पुरानी कहानी का फैसला होने वाला है। सुनीता ने कांपती आवाज़ में कहा, मुझसे 2 मिनट बात करोगे? राघव कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। उसके मन में यादों का सैलाब उमड़ पड़ा। वह रात जब सुनीता घर छोड़कर गई थी, वह दिन जब उसने कहा था कि वह कभी कुछ नहीं बन सकता, वह अपमान, वह अकेलापन, वह दर्द जिसने उसे भीतर से तोड़ दिया था। लेकिन उसी दर्द ने उसे बनाया भी था। उसने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, को। सुनीता की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन शब्द गले में अटक गए। आखिरकार उसने किसी तरह खुद को संभाला और बोली, मुझे माफ़ कर दो राघव। यह सुनते ही वहाँ खड़े लोगों के चेहरे बदल गए। गांव में शायद ही किसी ने कभी सुनीता को इतनी टूटी हुई हालत में देखा था। उसने फिर कहा, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। मैंने तुम्हारे संघर्ष को नहीं समझा। मैंने सिर्फ गरीबी देखी, तुम्हारा दिल नहीं देखा। उसके शब्द कांप रहे थे। हर वाक्य के साथ उसके आंसू बढ़ते जा रहे थे। राघव चुपचाप सुनता रहा। उसने बीच में एक शब्द भी नहीं कहा। सुनीता आगे बोली, जब तुम मेरे साथ थे तब मुझे तुम्हारी कीमत नहीं समझ आई, लेकिन जब तुम चले गए तब हर दिन मुझे एहसास हुआ कि मैंने क्या खो दिया। उसकी आवाज़ टूट गई। मैंने बहुत कोशिश की कि ज़िंदगी आगे बढ़ जाए, लेकिन मैं कभी आगे बढ़ ही नहीं पाई। हर रात मुझे वही दिन याद आता था जब मैंने तुम्हें ठुकराया था। भीड़ में सन्नाटा छा गया। हर कोई ध्यान से सुन रहा था। राघव की आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, लेकिन कोई नरमी भी नहीं थी। वह बस शांत था, जैसे वर्षों के संघर्ष ने उसे भावनाओं से ऊपर उठना सिखा दिया हो। कुछ क्षणों की खामोशी के बाद उसने पूछा, अब यह सब कहने से क्या बदल जाएगा? यह सुनते ही सुनीता की आंखें और भर आईं। उसने सिर झुका लिया। उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। सच तो यह था कि कुछ भी नहीं बदल सकता था।
जो समय बीत चुका था वह लौट कर नहीं आने वाला था। जो शब्द कहे जा चुके थे उन्हें वापस नहीं लिया जा सकता था। जो जख्म लग चुके थे वे पूरी तरह कभी नहीं भर सकते थे। सुनीता ने धीरे से कहा, मुझे पता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मुझे पता है कि शायद मुझे माफ़ करने का भी हक़ नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम यह जान लो कि मुझे अपनी गलती का एहसास है। यह कहकर उसने सिर झुका लिया। उसकी आंखों से आंसू ज़मीन पर गिरने लगे। कुछ सेकंड तक वहाँ खामोशी छाई रही। फिर राघव ने आसमान की ओर देखा। उसे अपने पिता याद आए, अपनी माँ याद आई, वे रातें याद आईं जब वह भूखा रहकर पड़ता था। वह अपमान याद आया जिसने उसे आगे बढ़ने की ताकत दी थी। और फिर उसे यह भी एहसास हुआ कि अगर उसकी ज़िंदगी में वह दर्द नहीं आता तो शायद वह आज यहाँ तक नहीं पहुँचता। उसने धीरे से कहा, जानती हो सुनीता, एक समय था जब मैं तुमसे बहुत नफ़रत करता था। मुझे लगता था कि अगर ज़िंदगी में कभी सफल हुआ तो तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम गलत थी। सुनीता ने आंसुओं भरी आंखों से उसकी ओर देखा। राघव आगे बोला, आज मैं समझता हूँ कि कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में रहने के लिए नहीं आते, वे हमें बदलने के लिए आते हैं। तुमने मुझे छोड़ा, यह मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दर्द था, लेकिन शायद वही मेरी सबसे बड़ी ताकत भी बन गया। यह सुनकर सुनीता फूट फूट कर रोने लगी। राघव ने पहली बार उसके लिए सहानुभूति महसूस की, क्योंकि आज उसके सामने वह घमंडी लड़की नहीं थी जिसने उसे ठुकराया था। आज उसके सामने एक टूटी हुई इंसान खड़ी थी जो अपनी गलती का बोझ सालों से ढो रही थी। राघव ने शांत स्वर में कहा, मैंने तुम्हें बहुत पहले माफ़ कर दिया था। यह सुनते ही सुनीता की आंखें फैल गईं। उसे विश्वास नहीं हुआ। राघव मुस्कुराया और बोला, लेकिन माफ़ करने और वापस लौट जाने में फ़र्क होता है। यह सुनते ही सुनीता समझ गई कि उसका जवाब क्या है। उसकी आंखों में फिर आंसू आ गए, लेकिन इस बार उनमें शिकायत नहीं थी। उसने सिर झुकाकर कहा, मैं समझ गई। राघव ने कहा, ज़िंदगी हमेशा दूसरा मौका नहीं देती। कुछ फ़ैसले ऐसे होते हैं जिनकी कीमत पूरी ज़िंदगी चुकानी पड़ती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इंसान जीना छोड़ दे। फिर उसने आगे बढ़कर कहा, अपने आप को माफ़ कर दो सुनीता, क्योंकि जब तक तुम खुद को माफ़ नहीं करोगी तब तक यह बोझ तुम्हें जीने नहीं देगा। यह सुनते ही सुनीता रो पड़ी। उसने हाथ जोड़ लिए। धन्यवाद, उसके मुंह से बस इतना ही निकल पाया। राघव ने सिर हिलाया और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। इस बार उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि कुछ कहानियाँ वापस शुरू करने के लिए नहीं होती, वे सिर्फ हमें एक सबक देने के लिए होती हैं। गाड़ी धीरे धीरे गांव से बाहर निकल गई। लोग रास्ते के दोनों तरफ खड़े होकर कलेक्टर साहब को जाते हुए देखते रहे। लेकिन उस दिन गांव वालों ने सिर्फ एक सफल अधिकारी को नहीं देखा था, उन्होंने एक ऐसे इंसान को देखा था जिसने अपमान को टीका ताकत में बदला, दर्द को सफलता में बदला और बदले की जगह क्षमा को चुना। दूसरी तरफ सुनीता वहीं खड़ी रही। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके दिल का बोझ हल्का हो चुका था। वर्षों बाद उसे महसूस हुआ कि सच्ची सज़ा नफ़रत नहीं होती, बल्कि अपनी गलती का एहसास होता है। और सच्ची जीत किसी को नीचा दिखाने में नहीं, बल्कि खुद को इतना ऊंचा उठा लेने में होती है कि पुराने घाव भी छोटे लगने लगते हैं। उस शाम गांव में सूरज धीरे धीरे डूब रहा था, लेकिन एक कहानी अपने अंत तक पहुंच चुकी थी। एक मोची का बेटा, जिसे कभी उसकी औकात बताई गई थी, आज पूरे ज़िले का कलेक्टर बन चुका था। और जिसने उसे उसकी गरीबी के कारण छोड़ा था, वह आखिरकार समझ चुकी थी कि इंसान की असली कीमत उसके पेशे या पैसों से नहीं, बल्कि उसके चरित्र, उसके संघर्ष और उसके सपनों से तय होती है। दोस्तों, क्या राघव ने सही किया? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो किस ज़िले और किस शहर से देख रहे हैं। ऐसे ही रोचक और प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।